हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 के अंदर। क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कर रहे थे। हम लोग आज एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है थियरी ऑफ डिमांड। और एग्जामिनेशन में अच्छे खासे वेटेज का चैप्टर है ये। आपको ज्यादातर क्वेश्चन डिमांड के अंदर से पेपर में देखने को मिलेगा। और आज की इस एक वीडियो को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं, ना सिर्फ 11th में, सीयूईटी में भी, ग्रेजुएशन में, बीकॉम ऑनर्स में, सीए में, हर जगह आपको ये पूरी हेल्प करेगा। आप पूरा याद रखोगे, भूलोगे नहीं। तो अच्छे से ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं थियरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है डिमांड, मांग। होता क्या है डिमांड? व्हेन अ कंज्यूमर, सबसे पहली बात, डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर। क्या डिमांड करने का मतलब है कि दुकान के बाहर खड़े होकर मांग करो कि लाओ हमें सामान दो, वो डिमांड है? नहीं। अगर आप घर बैठे बैठे सोचते हो ना कि मुझे कोई सामान खरीदना है, तो वो भी डिमांड के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन जो आपने सोचा है वो आपके बजट के अंदर होना चाहिए। सारे भिखारी घर बैठ के मर्सिडीज कार खरीदने के बारे में सोचेंगे तो मर्सिडीज कार की कंपनी का जो ओनर है वो उसकी प्रोडक्शन को, सेल्स नहीं बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को, कि सेल्स नहीं आने वाले भैया। वो इफेक्टिव डिमांड नहीं है। इफेक्टिव डिमांड मतलब यही होता है कि जो आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग सोचा तो भी कंपनी उसके लिए प्रोडक्शन करना चालू कर देगी। तो डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर। और विलिंगनेस होती है इसके अंदर, इच्छुक। विलिंगनेस मतलब इच्छुक। आप सोच रहे हो खरीदने का तो भी वो डिमांड है। और आप कंज्यूमर क्या करेगा? परचेज करेगा। क्या परचेज करेगा? फिक्स क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी का अलग अलग कीमतों पर। और कहां जाके परचेज करेगा? मार्केट में, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ये सारे होते हैं कीवर्ड्स। आपने कई बार सुना होगा कि अपनी भाषा में हम बना के लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कीवर्ड्स आपके लाइन के अंदर होना चाहिए। व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज, देखो विलिंग भी है, विलिंग के साथ साथ एबल भी है। सोच रहे हो लेकिन आपके बजट के अंदर होना चाहिए। परचेज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक ग्राहक है जो डिमांड करता है 2 किलो अनाज और प्राइस है 20 रुपए एक मंथ में। टाइम पीरियड हो गया, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया कमोडिटी, राइट, और ये हो गया कंज्यूमर। सो दिस इज कॉल्ड डिमांड, राइट। अच्छा, डिमांड की दो बात याद रखना। डिमांड में दो इंपॉर्टेंट नोट है। सबसे पहला फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिमांड हम जब भी देखते हैं ना, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे देखते हैं कि इस साल कितनी डिमांड हुई है, इस क्वार्टर में कितनी डिमांड हुई है। तो सबसे पहली बात, डिमांड क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। डिमांड सबसे पहले फ्लो कॉन्सेप्ट है। और डिमांड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड। ध्यान रखना, सबसे पहला डिमांड क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। और जो डिमांड का मतलब है वो है इफेक्टिव डिमांड, यानी कि विलिंगनेस प्लस एबल। आप सोच भी रहे हो लेकिन आप लायक भी हो, ठीक है। ऐसी कुछ भी सोचने से डिमांड नहीं होगा। और फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है। अब डिमांड दो टाइप का है। अगर कोई एक इंडिविजुअल मार्केट में डिमांड करता है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और सारे इंडिविजुअल को मिलाकर जो डिमांड होती है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल इज विलिंग टू परचेज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट, है ना, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और इंडिविजुअल डिमांड का जो कर्व है ना, वो स्टिपर है। स्टिपर मतलब क्विकली फॉल्स, मैं दिखाऊंगा अभी। दूसरा है मार्केट डिमांड। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं मार्केट में, सबकी डिमांड को ऐड करेंगे तो आएगा मार्केट डिमांड। और इसका जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर है, मतलब ऐसा लेटली नीचे आता है। ये क्विकली नीचे आता है और ये देर से नीचे आता है, राइट। ये है स्केड्यूल एंड डायग्राम इंडिविजुअल डिमांड का और मार्केट डिमांड का। देखो, आप सबको पता है कि जैसे जैसे किसी भी सामान की कीमत अगर बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, वो क्या होगी? कम होती चली जाएगी। तो प्राइस है 2, 4, 6, 8। ए एक इंसान है, उसकी डिमांड घट रही है। 2 रुपए में 4 करता था डिमांड, 4 में 3 हो गया, 6 में 2 हो गया, 8 में 1। तो प्राइस देखो बढ़ा और डिमांड घटी, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। फिर ये बी की इंडिविजुअल डिमांड है, सी की इंडिविजुअल डिमांड। अब तीनों की डिमांड को हम ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आता है मार्केट डिमांड। 2 रुपए में ए कितनी डिमांड कर रहा है? 4। बी कितनी डिमांड कर रहा है? 5। सी कितनी कर रहा है? 6। तो टोटल कितनी डिमांड होगी? 15। दिस 15 इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। अगला 4 रुपए में ए कितनी डिमांड कर रहा है? 3। बी कितनी कर रहा है? 4। सी कितनी कर रहा है? 5। सबको जोड़ दो, आ गया मार्केट डिमांड। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबकी डिमांड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मार्केट डिमांड आएगा। देखो, ये इंडिविजुअल डिमांड का ये डायग्राम है। एक्स एक्सिस ये रहा,
वाई एक्सिस ये रहा, यहाँ पे आ गया प्राइस, यहाँ पे आ गया क्वांटिटी। तो देखो ये डिमांड का डायग्राम है, डाउनवर्डली स्लोपिंग ऐसा बनता है। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, ये डिमांड है। प्राइस इतना था तो डिमांड इतना, प्राइस जैसे ही बढ़ा तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ता चला जाएगा, डिमांड घटता चला जाएगा, राइट। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। इसी तरीके से बी का भी है, उसी तरीके से सी का भी है, ये इंडिविजुअल डिमांड है। और अगर हम इन सबकी डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा मार्केट डिमांड, थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा। तो इंडिविजुअल डिमांड जो है स्टिपर बनता है, नीचे आता है, और जो मार्केट डिमांड है वो फ्लैटर बनेगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, ये दोनों इंडिविजुअल डिमांड हो गए, इसको जोड़ के ये आ गया मार्केट डिमांड। देखो ये स्टिपर है, जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, ये थोड़ा सा लेट नीचे आता है, तो ये हो गया फ्लैटर, बिकॉज यहाँ नंबर जो है वो बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मार्केट डिमांड, और ये क्या हो गया आपका, दोनों इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्विकली फॉल स्टिपर, और मार्केट डिमांड में डायग्राम बनेगा फ्लैटर, राइट। अच्छा नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन। देखो कोई भी फंक्शन है ना वो रिलेशनशिप शो करेगा, तो डिमांड फंक्शन है वो भी रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। किसी भी सामान की जो डिमांड है वो कितनी होगी, वो कम होगी, वो ज्यादा होगी, उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब इस पेन की डिमांड मार्केट में कितनी होगी, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड करेगा कि इस पेन की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। सो डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप बताता है डिमांड में और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ PXPOYTD में पढ़ाऊंगा आगे चल के, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, ये सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, राइट। द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। अब देखो ये एक डिमांड फंक्शन है, तीन कंज्यूमर है XYZ मार्केट के अंदर है, और उनकी डिमांड फंक्शन दे रखी है। क्वांटिटी x का, x जो डिमांड करते 30 माइनस 2p, p फॉर प्राइस, q फॉर क्वांटिटी, और यहाँ पे जो y है, जो ये कंज्यूमर है XYZ, y की जो डिमांड है q इक्वल टू 40 माइनस 3p, और z की है 50 माइनस 4p। ये फंक्शन ध्यान रखना, ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है। फ्रॉम द गिवन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन डिटरमाइन द मार्केट डिमांड फंक्शन। तो आपको मार्केट डिमांड फंक्शन बताना है और मार्केट डिमांड कैलकुलेट भी करना है। तो मार्केट डिमांड फंक्शन कैसे ऐड करोगे, सबको ऐड करो, 40 प्लस 30 70, और ये 120 हो गया, माइनस, और ये है क्वांटिटी x प्लस वाई प्लस जेड है ना, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू 120 माइनस 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, तो हो गया 9p है ना। q इज इक्वल टू 120 माइनस 9p आ गया मार्केट डिमांड। अच्छा प्राइस अगर 10 है तो आप मार्केट डिमांड कैसे निकालोगे, 120 माइनस 9 इंटू 10 90, तो 30 आ गया क्लास आपका क्या, मार्केट डिमांड। सबकी इंडिविजुअल डिमांड को आपने ऐड किया तो मार्केट डिमांड कितना आ गया, 30। अच्छा यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये पूरा स्केड्यूल दे देगा आपको, कुछ चीज मिसिंग कर रही है, ये मिसिंग है मान लो, इसमें ये मिसिंग है, और इसमें ये मिसिंग है, इसमें ये वाला मिसिंग है। तो बस आपको पता है इन तीनों को जोड़ के 6 आना है, 3 प्लस 2 5 ये है, तो ये क्या आएगा 1 आएगा 6। ये तो टोटल ये इन सबका, ये टोटल 12 आ रहा है, 3 प्लस 4 7, तो ये ऑब्वियसली कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरीके से आप फिल द ब्लैंक्स ये भी भर सकते हो, और इस तरीके से आप मार्केट डिमांड भी निकाल सकते हो, मार्केट डिमांड का फंक्शन भी निकाल सकते हो। सिमिलरली इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करते हैं तो क्या आता है, मार्केट डिमांड। अगला स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। देखो यार किसी भी चीज का अगर आपको स्लोप निकालना होता है ना तो क्या करना है, देखो ये डिमांड कर्व है, आप इसे ध्यान रखना, आगे काम आएगा इलास्टिक डिमांड में। ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ठीक है, और ये ये हो गया आपका डिमांड कर्व। यहां से आपने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बनाया आपने, ठीक है, या फिर यहां से आप बना लो। तो यहाँ जो भी चेंज है प्राइस के अंदर, ये प्राइस मान लो पहले इतना था फिर इतना, जो भी चेंज है प्राइस में उसको बोलते हैं चेंज इन पी, और यहाँ से जो भी क्वांटिटी में चेंज है दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्यू, और ये बन गया, मान लेते हैं ये बन गया आपका थीटा बन गया, ठीक है। तो जो किसी भी चीज का जो स्लोप होता है ना उसको m से डिनोट करते हैं, और वो निकलता है किससे, tan थीटा से, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो है डेल्टा p, और जो बेस है वो है डेल्टा क्यू। सो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आप ध्यान रखना, डेल्टा p अपॉन डेल्टा क्यू, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बस ये ध्यान रखना, इलास्टिक ऑफ डिमांड में ज्यादा काम आएगा। और ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था ये डिमांड है, बेटा ये भी है। अगर आप कर्व में स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहते हो तो ये है, कर्व में बनाना चाहते हो तो ये, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी यहां से ओरिजिन से बैठ के देखोगे तो आपको वो कॉन्वेक्स नजर आएगा। यू क्वांटिटी डिमांड है, जीरो प्राइस, ये एक्स है, ये वाई है।
सो यहाँ से देखो तो वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नजर आएगा, है ना, चम्मच जैसा, राइट। तो ये डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो है चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, यानी चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से सवाल पूछा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो हम एक एक करके सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड पे इंपैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं। लाइक इंडिविजुअल डिमांड जो है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन। और जो मार्केट डिमांड है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल डिमांड के सारे फैक्टर्स तो हैं ही है, साथ में साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हम ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे अच्छे से, यही सबसे मेन पार्ट, कोर पार्ट है इस चैप्टर का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड पे असर डालते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कोई भी कमोडिटी है, कोई भी सामान है, उसकी डिमांड कम होगी या उसकी डिमांड ज्यादा होगी, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है PX, यानी कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का जो खुद का प्राइस है ना, वो उसकी डिमांड पे असर डालता है। इस पेन की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड करेगा इस पेन की प्राइस पे। इस पेन का प्राइस अगर कम हुआ तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी, पेन का प्राइस हाई रखोगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, राइट। सो यहां पे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको सेट्रिस पेरिबस बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबस, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ध्यान रखना, ये कहते हैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दो। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि आप बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दो, लाइक लोगों की टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, सब कुछ कांस्टेंट कर दो, कोई भी चीज नहीं बदलेगी, बस प्राइस को बढ़ा दो किसी भी सामान का, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम होगी, और प्राइस को कम कर दोगे तो उसकी डिमांड जो होगी ज्यादा होगी। यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। सिंपल सी बात है। और लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये बताता है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। कितना घटेगा भाई, घटने का मतलब क्या, अगर मैं बोलूं मेरे मार्क्स घट गए, कितना घट गया, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, कुछ नहीं, सिर्फ क्वालिटी। तो देखो प्राइस को मैं बढ़ा रहा हूं तो डिमांड को घटा रहा हूं। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो अपनी मर्जी से, यहां प्राइस बढ़ाओ, डिमांड घटाओ। ये प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांड, और ये डाउनवर्डली स्लोपिंग है, यानी कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नीचे की तरफ जा रहा है राइट साइड, और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। सो लॉ ऑफ डिमांड, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करना है। और लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशंस होते हैं, तो अजम्पशंस यही है कि आपको सारी चीजें कांस्टेंट रखनी है। सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, सब कुछ कांस्टेंट करना है, कोई भी चेंज नहीं होंगी चीजें। क्यों? अगर आप उन्हें चेंज कर दो, लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित हो जाएगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, है ना, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। मान लो प्राइस बढ़ा और सैलरी बढ़ गई मेरी, तो मैं कम डिमांड नहीं करूंगा ना, तो लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित हो गया। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहीं से शुरू होगा। तो आपको कभी भी लॉ ऑफ डिमांड शुरू करना हो तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, मतलब प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। ये लिखना पड़ेगा आपको, डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्केड्यूल पूरा बनाना पड़ेगा ये पेज। अब कई बार इस पेन का जो प्राइस है वो तो इस पे इंपैक्ट डालता ही है, लेकिन दूसरा जो पेन है या इसका जो इंक है उसका प्राइस भी अफेक्ट डालता है। जो गाड़ी अच्छी माइलेज देती है ना, लोग उसको खरीद भी लेते हैं। मतलब जो पेट्रोल है या जो साथ में चीज यूज होती है, चाय और कॉफी, है ना, सॉरी चाय कॉफी तो सब्स्टिट्यूट हो गया, चाय और मान लो चीनी, तो भैया उन सबके प्राइस की वजह से भी मेन डिमांड पे फर्क पड़ता है। इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके जैसा जो दूसरा पेन है उसके प्राइस में अगर चेंज हो गया तो इसकी डिमांड में चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। तो जो अदर रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस की वजह से भी मेन गुड्स की डिमांड में चेंज आता है। खुद के प्राइस से तो आता ही आता है, अदर गुड्स के प्राइस से भी आता है, इसे अदर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अदर रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पहला सब्स्टिट्यूट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान समझना, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स है जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट लाइक टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, सब्स्टिट्यूट है भाई, ये नहीं तो ये दे दो, ये नहीं तो ये दे दो, है ना, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। जैसे टी, कॉफी, पेप्सी, कोक एक्सेट्रा। तो अगर देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे टी का प्राइस बढ़ेगा
तो टी की डिमांड क्या होगी, कम होगी। भाई टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम होगी। अब जब लोग टी की डिमांड कम करेंगे तो चाय का सब्स्टिट्यूट कौन है, कॉफी, तो डिमांड फॉर कॉफी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जो रिलेशनशिप देखोगे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि देखो ये टी का जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफी है, तो सब्स्टिट्यूट या कॉफी का सब्स्टिट्यूट जो है टी है, तो इस सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस बढ़ गया तो मेन गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई। कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी है, उसका प्राइस बढ़ गया तो इसकी डिमांड बढ़ गई। कॉफी ने अपने प्राइस को कम नहीं किया, कॉफी बैठा हुआ है सेम प्राइस पे, फिर भी ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, कॉफी वाला खुश हो रहा है, मेरे पास ग्राहक ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसने महंगा कर दिया, तो लोग वहां शिफ्ट होकर यहाँ आ गए, वो नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली क्या होता है, एक दूसरे की जगह पे जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे एक का प्राइस पकड़ते हैं और दूसरे की डिमांड, दोनों का प्राइस नहीं पकड़ते। एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। एक का प्राइस कम होगा सब लोग वहां भाग जाएंगे तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। टी ने अपना प्राइस कम किया, सब लोग टी खरीदने लगे तो कॉफी की डिमांड अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। कॉफी कह रहा है यार पता नहीं ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उसने सस्ता कर दिया भाई, सब वहां जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। और सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली हाईली कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं, लाइक पेप्सी, कोक हो गया, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, ये आमतौर पर आपको देखेंगे ये सब्स्टिट्यूट्स है। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक का प्राइस दूसरे का डिमांड सेम डायरेक्शन में, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक साथ इस्तेमाल, पेट्रोल कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक साथ इस्तेमाल होता है। पेन इंक हो गया, शूज सॉक हो गया, सॉक्स हो गया, मोबाइल फोन चार्जर हो गया, मोबाइल फोन सिम हो गया, फ्रिज और आप एसी हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में इस्तेमाल होती हैं। लाइक चाय और चीनी हो गई, साथ में इस्तेमाल होती है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना वो नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे एक का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल अगर महंगा हो गया लोग कार की डिमांड कम करेंगे, पेट्रोल सस्ता हो गया लोग कार की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप। आप ऐसा समझ लो कि कार है, कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाएगी। कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार नहीं खरीदेंगे, तो पेट्रोल से क्या नहाएंगे फिर, तो पेट्रोल डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेगेटिव, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, यहाँ एक का प्राइस दूसरी डिमांड पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो बता देना समझ आया कि नहीं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से ये सीरीज चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तन मन धन से सुबह दोपहर शाम मेहनत हो रही है। आई वांट योर सपोर्ट, ठीक है। तो प्लीज आप अच्छे से ना सपोर्ट जरूर करना। अच्छा, कई बार ना एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है, क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। हम बाकी सब चीज को हम सेम कर देते हैं, एक का डिमांड और दूसरे का प्राइस, मतलब एक्स का जो प्राइस है वो वाई की डिमांड पे क्या इंपैक्ट डाल सकता है। देखो दुनिया को पता है कि वाई का प्राइस वाई की डिमांड पे इंपैक्ट डालता है, लेकिन एक्स का प्राइस भी वाई की डिमांड पे इंपैक्ट, अगर आज पेप्सी 2 रुपए सस्ता हो गया ना तो कल को कोक भी 2 रुपए सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो दोनों सब्स्टिट्यूट है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्रॉस डिमांड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो क्रॉस डिमांड पॉजिटिव कब होता है, सब्स्टिट्यूट्स के केस में, एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे की डिमांड बढ़ती है, एक का प्राइस घटता है दूसरे की डिमांड घटती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और क्रॉस डिमांड नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस डिमांड क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि एक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड घटेगी, एक का प्राइस घटेगा दूसरी डिमांड बढ़ेगी, तो क्रॉस डिमांड नेगेटिव। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया दिया, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई दो गुड्स हैं, एक्स का प्राइस बढ़ा तो वाई की डिमांड कम हो गई, तो बताओ हाउ दीज गुड्स आर रिलेटेड। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप, एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरी की डिमांड घट रही है, एक का प्राइस घट रहा है दूसरी डिमांड बढ़ रही है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और दोनों साथ साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, तो वो क्या है आपका पॉजिटिव, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो आपने आज क्या सीखा कि जो खुद का प्राइस है वो भी इंपैक्ट डालता है, और जो पड़ोसी गुड्स है चाहे वो सब्स्टिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसका प्राइस भी मेन गुड्स की डिमांड पे इंपैक्ट डालता है, राइट। अगला है इनकम। अभी मैं आपको ना सारे के सारे ग्राफ भी समझाऊंगा इसके, बहुत मजे से, चिंता मत करो। आपने ओन प्राइस वाला तो पढ़ ही लिया, बाकी सबका भी मैं अच्छे से आपको ग्राफ समझाऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम सिखाऊंगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है ना वो भी मेन गुड्स की डिमांड पे असर डालता है। जो कंज्यूमर की इनकम है ना वो भी मेन गुड्स की डिमांड पे इंपैक्ट डालता है। कैसे, ध्यान समझना। मैं यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के गुड्स की बात करता हूँ। सबसे पहला नेसेसरी गुड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, जो जीवन व्यापन करने के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल ना दे तो बेहतर है, क्योंकि क्या पता मेडिसिन किसी के लिए नेसेसरी ना हो, किसी के लिए दारू नेसेसरी हो, किसी के लिए सिगरेट नेसेसरी हो, तो वी कांट से। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं मेडिसिन। तो नेसेसरी गुड्स वो गुड्स है जो जरूरी है, ये कहना गलत होगा, है ना।
हम ऐसा कहेंगे नेसेसरी गुड्स वो गुड्स है, चाहे इंसान की इनकम बढ़े, वाइफ और इनकम, पूरी इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, 12th तक जाएगी बात ये, इनकम चाहे बढ़े चाहे इनकम घटे, डिमांड जो है वो कांस्टेंट होगी। आप ज्यादा कमाओ चाहे कम कमाओ, आप इन गुड्स की डिमांड उतनी ही करोगे। भैया मैं अंबानी ज्यादा पैसे कमाता है तो उसको फीवर होगा तो एक ही पैरासीटामोल लेगा ना, वो तो ना पूरा पत्ता खा लेगा मैं ज्यादा पैसे कमाता हूं तो नहीं। तो भैया आप चाहे कम कमाओ चाहे ज्यादा कमाओ, नेसेसरी गुड्स की डिमांड कांस्टेंट होगी, यहां पे कोई इनकम इफेक्ट नहीं दिखेगा। भैया आप ज्यादा कमाओ चाहे कम कमाओ, आप नेसेसरी गुड्स, टेक्स्ट बुक सब एक ही खरीदेंगे ना, थोड़ी 10 टेक्स्ट बुक खरीद लेगा, तो भैया आपका डिमांड कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब दूसरा नॉर्मल गुड्स या लग्जरियस गुड्स, इसको लग्जरियस गुड्स या नॉर्मल गुड्स भी कहते हैं। ये वो गुड्स होते हैं, आप अगर ज्यादा पैसे कमाओगे तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, और अगर आप कम पैसे कमाओगे तो कम डिमांड करोगे। इनकम इफेक्ट यहां पे आपको क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा। आप ज्यादा कमाओगे ज्यादा खरीदोगे, कम कमाओ कम खरीदो, ये लग्जरी आइटम है। ज्यादा कमाओगे ज्यादा लग्जरी चीजें खरीदोगे, कम कमाओगे तो कम लग्जरी चीजें खरीदोगे, तो इनकम इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव। अगला है इंफीरियर गुड्स, ठीक है, इंफीरियर, घटिया क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का, लो क्वालिटी गुड्स, जैसे देसी देसी घी तो अच्छा है लेकिन डालडा है, क्लॉथ, सेकंड हैंड क्लॉथ है, बाजरा है, तो ये सारी चीजें हम क्या मानते हैं यहाँ पे? लो क्वालिटी, ठीक है। तो अगर इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप इसकी डिमांड कम करो। लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि खाना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इसको इंफीरियर, सेकंड हैंड गुड्स हो गया तो उसको अब सेकंड हैंड कार है, सेकंड हैंड कोठी है, तो वो इंफीरियर नहीं है। तो इसीलिए एग्जाम्पल से बेहतर इन चीजों समझो, जब आप ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हो तो आप इनको कम खरीदते हो। इनकम बढ़ती चली जाएगी तो आप घटिया क्वालिटी छोड़ के अच्छी क्वालिटी करोगे, तो उसकी डिमांड देखो, घटिया क्वालिटी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर इनकम आपकी कम हो जाएगी ना तो फिर मजबूरी है, फिर तो आप इन्हीं चीजों की डिमांड करोगे, फिर डालडा ही खाओगे, देसी घी खा नहीं पाओगे, है ना। तो इनकम अगर कम होगी तो ज्यादा देसी डालडा खाओगे, इनकम बढ़ेगी तो डालडा कम खाओगे। तो इंफीरियर गुड्स में जो इनकम इफेक्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा आपको? नेगेटिव, राइट। इनकम इफेक्ट क्या दिखेगा आपको? नेगेटिव। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहां तक। अब बात करते हैं, समझा दिया मैंने आपको नेसेसरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स। अच्छा, अगर कल को आपसे कोई ये पूछे, कल को आपसे कोई ये पूछे तो बताओ भाई कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, है ना, इनकम बढ़ेगी तो आप जब कुछ नहीं कह रहा टीचर आपको कि कौन से गुड्स की बात हो रही है, तो आप समझना वो नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, लग्जरी गुड्स की बात कर रहे हैं। तो आम तौर पे इन जनरल अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप डिमांड को बढ़ा दोगे, इनकम घटती है तो आप डिमांड को कम कर दोगे। नॉर्मल गुड्स समझ के करना, है ना। अगर आपसे बोलता है नेसेसरी गुड्स तो इनकम बढ़े डिमांड, इनकम बढ़े घटे डिमांड कांस्टेंट है। इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ेगी डिमांड कम, इनकम घटेगी डिमांड ज्यादा, इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। नाउ ये हो गया सारा का सारा। A consumer demand for a normal goods move in the same direction as income of consumer। देखो साफ साफ वही भाषा लिखी है जो मैंने समझाया कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो डिमांड है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा जैसे इनकम है। तो इनकम अगर अप होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा, इनकम डाउन होगा तो डिमांड भी कम होगा। हाउएवर देयर आर सम गुड्स डिमांड फॉर विच मूव अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन किसका होगा? इंफीरियर गुड्स के केस में सच गुड्स आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने वो भी आपको दिखा दी यहाँ पे। तो आप इस तरीके से ध्यान रखना, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। मैं ग्राफ सारे एक साथ बताऊंगा आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ना ही टाइम वेस्ट हो। अगला है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। सीधी सी बात है, टेस्ट क्या होता है? लाइकिंग डिसलाइकिंग, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को चाउमीन नहीं पसंद है, किसी को मोमोज पसंद है, किसी को नहीं पसंद है भैया। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच होता है टेस्ट। लेकिन अगर आप किसी भी कमोडिटी के टेस्ट के फेवर में हो, फेवरेबल टेस्ट, आप उसके फेवर में हो, तो भैया आप डिमांड जो है वो क्या करोगे? ज्यादा करोगे। और उसमें डिमांड कर्व जो है वो कहां शिफ्ट होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और अगर आप किसी भी कमोडिटी के टेस्ट के अनफेवरेबल हो, आप टेस्ट के फेवर में नहीं हो, उस सिचुएशन में आपकी जो डिमांड होगी टेस्ट के फेवर में ही नहीं हो, आप, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो आप डिमांड क्या करोगे? कम करोगे, सीधी सी बात है। अच्छा, अब जब भी डिमांड बढ़ता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब भी डिमांड घटेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। मैं बना के दिखाऊंगा आपको। डिमांड जब भी बढ़ेगा राइट शिफ्ट होगा, घटेगा जब भी लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई अगर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमी, मतलब रिच लोग, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है? डेवलप नेशन में। रिच लोग है, सबको बराबर बराबर मिल रहा है, तो डिमांड ज्यादा होगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, किसी के पास बहुत ज्यादा, इंडिया जैसा, इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो भी देश की नेशनल इनकम है उसका थोड़ा हिस्सा गरीबों को मिलता है, गरीब बहुत सारे हैं, और उसका ज्यादा हिस्सा अमीरों को मिलता है, वो थोड़े बहुत हैं, तो वहां पे डिमांड क्या होगी? कम होगी। कुल मिला के जो रिच लोग हैं वो डिमांड ज्यादा करेंगे, गरीब लोग डिमांड जो है वो कम करेंगे। और शुरू से लेके अब तक एक बात आप ध्यान रखना, जब भी डिमांड बढ़ेगा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब भी डिमांड घटेगा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स से लेकर टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम,
सब कुछ के अंदर जब भी डिमांड बढ़ेगा डिमांड कर्व राइट शिफ्ट होगा, घटेगा डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगला एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। कई बार जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है वो भी डिमांड पे इंपैक्ट डालती है। कैसे? अगर एक्सपेक्टेशन हमेशा की जाती है फ्यूचर के लिए, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, कल को महंगा हो जाएगा भैया, तो आप क्या करते हो? आज ही खरीद लेते हो, आज डिमांड ज्यादा हो जाती है। और कल को अगर सस्ता हो जाएगा चीजें तो आप आज नहीं खरीदोगे। लाइक कल को अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग आज रात को फुल करा लेंगे टंकी, डिमांड बढ़ेगी आज। तो कल को अगर पेट्रोल सस्ता होने वाला है तो आज नहीं खरीदेंगे, चलो यार कल कल डलवा लेंगे, तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी? कम होगी। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आप आज डिमांड बढ़ा देते हो, फ्यूचर में प्राइस घटेगा तो आप आज डिमांड कम कर देते हो। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। ओके, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे सीजन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, भाई जिस एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं वहां डिमांड ज्यादा होगी, जहां थोड़े से लोग रहते हैं वहां डिमांड जो होगी वो कम होगी। अगला है सीजन एंड वेदर। कुछ चीजें ऐसी होती है सीजन वेदर के लिए, बरसात के टाइम पे छतरी की डिमांड ज्यादा होगी, सर्दी के टाइम पे गीजर की डिमांड ज्यादा होगी, गर्मी के टाइम पे एसी की डिमांड ज्यादा होगी, और गर्मी के टाइम पे गीजर की डिमांड कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मैंने बता दिया, इनकम का ज्यादातर हिस्सा जिन लोगों को मिल रहा है वो डिमांड ज्यादा करेंगे, जिनको थोड़ा हिस्सा मिल रहा है बेचारे गरीब लोग वो डिमांड कम करेंगे। सो बस ये बेसिक चीजें आपके समझने की है। अब नाउ सारे ग्राफ हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। ध्यान समझना, प्राइस इतना था, डिमांड इतना है। प्राइस आज भी उतना है फिर भी डिमांड आगे हो गया, इसको बोलते हैं, ये पीछे की तरफ जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये पीछे की तरफ ही आगे, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इसको बोलते हैं इंक्रीज। अदर फैक्टर की वजह से डिमांड जब भी बढ़ेगा, ध्यान सुनना, सब्सिडी गुड्स का प्राइस बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट गया, इनकम आपकी बढ़ गई, टेस्ट प्रेफरेंस फेवरेबल है, एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, और या फिर रिच लोग हैं, इन सब की डिमांड, इन सब रीजन से डिमांड बढ़ता है तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ध्यान समझना, प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रहा, पहले प्राइस इतना था और डिमांड क्वांटिटी इतना था, अभी भी प्राइस उतना ही है फिर भी डिमांड बढ़ गया Q से Q1। क्यों भाई? प्राइस तो उतना ही है, सेम है प्राइस, फिर भी डिमांड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड बढ़ा है ना, ये प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा है, ये बढ़ा है अदर फैक्टर की वजह से, लाइक सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट प्रेफरेंस, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, इन सब रीजन की वजह से जब भी प्राइस बढ़ेगा सारे फिगर में एक ही डायग्राम बनेगा, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर इन सब की वजह से डिमांड घटेगा तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ध्यान रखना, डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड घट रहा है, किसकी वजह से? इन अदर फैक्टर की वजह से। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ रहा है, किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। तो यहां डिमांड कर्व जो है वो राइट शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और यहां जो डिमांड कर्व है वो जो शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आपको मैं दिखा भी दे रहा हूं कि प्राइस इतना था पहले, डिमांड इतना था, प्राइस अभी भी उतना ही है, प्राइस अभी भी बिल्कुल सेम है, और डिमांड जो है वो पीछे की तरफ, डिमांड घट गया Q से Q डैश। तो ये जो डिमांड घट रहा है वो प्राइस की वजह से नहीं घट रहा, प्राइस तो सेम है, वो घट रहा अदर फैक्टर की वजह से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ये सिर्फ अदर फैक्टर की वजह से होता है। अगर ओन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ता घटता है तो ये डायग्राम नहीं बनेगा, फिर उसके लिए सिंपल एक ही डायग्राम है, मैं आगे चल के बताऊंगा भी, उसमें ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, वो डायग्राम एक ही बनेगा, शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट सिर्फ अदर फैक्टर की वजह से होता है। अगला है रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डिमांड का कारण क्या है, या आप ऐसा समझ लो, या ऐसे समझ लो, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्डली स्लोपिंग, व्हाई कंज्यूमर डिमांड मोर एट लेस प्राइस, सस्ते में क्यों ज्यादा डिमांड करता है, महंगे में क्यों कम डिमांड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे ही कोई भी कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा आप कंज्यूम करोगे ना, सेकंड से आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। आपको जो पहला यूनिट सेटिस्फेक्शन देगा वो आपको दूसरा नहीं देगा, दूसरा पहले से कम देगा, तीसरा दूसरे से कम देगा, और चौथा तीसरे से कम सेटिस्फेक्शन देगा। आप जानते हो ना, ये मानते भी हो, लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करोगे तो भैया सेटिस्फेक्शन आपको कम मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी फॉल। तो अगर पहले वाले के लिए आप 10 रुपए दे रहे हो और दूसरा पहले से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो क्या दूसरे वाले के लिए भी 10 रुपए दोगे? आप नहीं दोगे ना। जब दूसरा पहले से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो दूसरे वाले के लिए कम दोगे। यही रीजन है, आप कभी कपड़े खरीदने जाते हो, सामान खरीदने, क्रॉकरी खरीदने जाते हो, दुकानदार कहता है 2 ले लो जी, मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है पहला वाला आपको 10 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो पहले वाले के लिए 10 रुपए दोगे, दूसरा आपको पहले जितना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, तो हमेशा प्राइस कम होगा, तभी जाके जो डिमांड है वो बढ़ेगा।
यही रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का कि प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर को दूसरा यूनिट पहले जितना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा एज पर लॉ ऑफ डीएमयू, तो वो पहले जितना प्राइस कैसे पे कर दे, वो दूसरे के लिए भी 10 रुपए कैसे दे देगा। तो बोलेगा जी पहले के लिए 10, दूसरे के 9, दोनों मिलाकर कितना हो गया 19 रुपए, मैं 19 में 2 खरीदूंगा, जबकि एक कितने का है 10 का है, क्योंकि दूसरा उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, इसलिए वो दूसरे के लिए प्राइस क्या करेगा, कम पे करेगा। ये रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। अगला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये होता क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? जैसे एक्स और वाई दो प्राइस है, ध्यान समझना, एक्स का प्राइस अगर बढ़ गया तो अपने आप ही हमें एक्स क्या लगेगा, अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया तो एक्स महंगा लगेगा, तो हमें वाई अपने आप ही चीपर रहेगा, तो लोग वाई की तरफ चले जाएंगे, वाई की डिमांड बढ़ा देंगे। तो जब लोग वाई खरीदेंगे तो फिर एक्स तो खरीदेंगे ही नहीं ना, तो एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है लोग उसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं। पेप्सी और कोक है, तो अगर पेप्सी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो लोग कोक की तरफ मूव कर जाएंगे। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कोक है, इसको पेप्सी पीने की तलब थी, वो कोक पी लेगा, तो यहाँ पे इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली चाय और कॉफी, चाय का प्राइस अगर बढ़ जाएगा लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट करने लगे, चाय की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो क्यों प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है, वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को ऐड करके ही एक तरीके से प्राइस इफेक्ट बनता है। अगला है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट भी है, जैसे ही किसी सामान का प्राइस बढ़ता है हमें अपने आप ही हमारी इनकम कम लगने लग जाती है। आपके दादाजी बहुत कम पैसे कमाते थे फिर भी घर परिवार चलाते थे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे घर परिवार चलाने के लिए। क्यों? सामान का प्राइस, इन्फ्लेशन। प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपकी इनकम ना आपको अपने आप कम लगने लग जाएगी, तो आप इसकी डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। आपका इनकम अलाउ ही नहीं करेगा, आपका इनकम सपोर्ट ही नहीं करेगा उसे खरीदने के लिए, तो आप उतना नहीं खरीदोगे, आप थोड़ा सा कम खरीदोगे, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर सस्ता हो गया तो आपकी इनकम आपको ज्यादा लगेगी, तो आप उसी इनकम से उसको क्या कर सकते हो, ज्यादा खरीद सकते हो। इसीलिए सामान सस्ता होता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम उनको ज्यादा लगने लग जाती है, वो एबल हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं उस सामान को ज्यादा खरीदने के लिए, राइट। अगला एडिशनल कंज्यूमर। कई बार सामान का जो प्राइस कम होता है ना, तो वो लोग भी उसको खरीद लेते हैं जो लोग कल तक उसको खरीद नहीं पा रहे थे, तो नए नए कस्टमर आ जाते हैं। आईफोन लॉन्च होता है शुरू में मेगा प्राइस, महंगे प्राइस पे, बाद में जब प्राइस थोड़ा कम कर देती कंपनी ताकि जो लोग कल को 1 लाख में नहीं खरीद पा रहे थे वो 90 में खरीद लें, तो बाद में प्राइस कम हो जाता है इन चीजों का। सो इसको बोलते हैं एडिशनल कंज्यूमर। जब कंपनी प्राइस कम करती है ना तो नए नए लोग आ जाते हैं जो कल तक उनको लग रहा था यार ये मेरे बजट से ऊपर है, तो वो उनके बजट फिट हो जाता है, तो वो लोग खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। यही रीजन है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाता है, लोगों के बजट में वो आ जाता है। इसको बोलते हैं एडिशनल कंज्यूमर, राइट। अब ये जो डिफरेंस है बेटा, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसको प्लीज अपनी कॉपी में लिख लिख के 2 से 3 बार अच्छे से लर्न करना। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। और देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो अब है क्या ये डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ध्यान समझना, इसी को कुछ लोग कह सकते हैं द मूवमेंट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ऐसा भी कह सकते हैं कुछ लोग इसको, एक ही बात है। अब ध्यान समझना है क्या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड का डिफरेंस। इट इज ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ध्यान सुनना, किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस अगर ऊपर नीचे हो रहा है उस वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो जो वर्ड है क्वांटिटी डिमांड, यह क्वांटिटी डिमांडेड, ये हम तभी लगाएंगे जब डिमांड खुद के प्राइस की वजह से चेंज हो रहा हो। लेकिन खुद का प्राइस छोड़ के जो अदर फैक्टर लाइक प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, इन सब रीजन की वजह से अगर डिमांड चेंज होता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो अगर डिमांड चेंज हो रहा है ओन प्राइस की वजह से, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर डिमांड चेंज हो रहा है अदर फैक्टर की वजह से, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, ठीक है। इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर। सो ये प्राइस की वजह से होता है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है और इवन जो प्राइस है वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ प्राइस कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करता है और यहाँ पे लॉ डजंट वर्क, ये लॉ काम नहीं करता, क्योंकि लॉ कहता क्या है प्राइस बढ़ेगा घटेगा, यहाँ तो प्राइस सेम है, तो यहाँ लॉ कहाँ से काम करेगा लॉ काम नहीं करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। डिमांड घट रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन, इसको डिक्रीज इन डिमांड गलती से भी मत बोलना, मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड घट रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स,
और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब डिमांड घट रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड तब यूज करते हैं जब ओन प्राइस बढ़ता है, उस वजह से डिमांड कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्योंकि डिमांड कम हो रहा है प्राइस के बढ़ने से, ओन प्राइस बढ़ रहा है, उस ओन प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, और यहां पे जो डिमांड कर्व वो अपवर्ड मूव करेगा सेम डिमांड कर्व में। देखो ये प्राइस ऊपर जा रहा है ना, प्राइस को देख के एरो लगाना है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस इतना था पहले, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। ये जो मूवमेंट है डिमांड कर्व में वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जो डिमांड कर्व में मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अच्छा, अगला, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ रहा है, इसको हम एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड। प्राइस घट रहा, बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, डिमांड घट रहा है प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्शन है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटेंशन इन डिमांड? फॉल इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। तो ये जो एक्सटेंशन इन डिमांड है या एक्सपेंशन इन डिमांड है, खुद की प्राइस की कम होने की वजह से, और यहाँ पे जो डिमांड कर्व का मूवमेंट है वो नीचे की तरफ आएगा। प्राइस को देख के लगाना एरो, नीचे मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व। अगर मैं यहाँ पे इसका स्केड्यूल भी तुमको बना के दिखा दूं समझाने के लिए, प्राइस 10 है और डिमांड है 20, प्राइस बढ़ रहा है 12, डिमांड घट रहा है 18। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस और प्राइस 10 है, डिमांड 20, यहाँ पे प्राइस घट रहा है 8, डिमांड 20 से बढ़कर हो गया 25। तो देखो यहाँ प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं, अदर फैक्टर कांस्टेंट है, तभी तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। और लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा क्या था आपने, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस चेंज, बाकी सब कांस्टेंट, यहाँ पे बाकी सब चेंज, प्राइस कांस्टेंट। अच्छा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, लाइक सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस घट गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, इनकम घट गई, टेस्ट पसंद नहीं आया, उस वजह से अगर डिमांड घट रहा है तो उसको डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अदर फैक्टर की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन था ओन प्राइस की वजह से या अदर फैक्टर की वजह से, और डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड होता है, हमने पहले बता दिया। प्राइस इतना, डिमांड इतना, प्राइस अभी भी इतना, डिमांड कम हो गया, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड। तो आप ध्यान रखना, प्राइस 10, डिमांड 20 से घट के 18 हो गई, तो प्राइस सेम है फिर भी डिमांड घटा है, तो डिमांड किसकी वजह से घटा? अदर फैक्टर की वजह से। मे बी टेस्ट पसंद नहीं आया हो, मे बी इनकम कम हो गई हो। अच्छा, अब इन सब रीजन की वजह से, ड्यू टू राइज इन इनकम, इनकम बढ़ गया, सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जो है वो फॉल हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस फेवरेबल टेस्ट हो गया, इन सब की वजह से डिमांड अगर बढ़ता है तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। प्राइस पहले इतना था, डिमांड इतना, प्राइस अभी भी सेम है, डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदर फैक्टर की वजह से, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड अलग है। अच्छा, कई बार पेपर में 3 नंबर में डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, या डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व एंड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो फिर अभी ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मत बनाना, आप शुरू के 2 पॉइंट लिखना, फिर ये वाला पॉइंट लिखना बस 3 नंबर में। और अगर आपको बोलता है डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के बीच का डिफरेंस बताना है, तो फिर आप नीचे वाला मत बनाना, फिर आपने यही 2 बनाना है। और चेंज बोलता है, चेंज का मतलब तो दोनों हो गया, इंक्रीज डिक्रीज, तो चेंज में फिर आपको 6 नंबर में आएगा, आपको पूरा ही बनाना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों को ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ आ गया। डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व, और ये हो गया शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने डायग्राम भी ऐसे ही बनाया था, सारे के सारे अदर फैक्टर्स में डिमांड जब भी बढ़ेगा राइट शिफ्ट, जब भी घटेगा लेफ्ट शिफ्ट, और इंक्रीज डिक्रीज उसी के लिए बोलते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको ये बोलता है कि मतलब ये आता है व्हाट इज द राइट 3 रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, तो बच्चा पहला रीजन लिख के आता है डिक्रीज इन प्राइस। वो भूल जाता है इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड का बढ़ना, अदर फैक्टर की वजह से प्राइस नहीं आएगा उसमें। तो इंक्रीज इन डिमांड के रीजन कौन कौन से हैं, तो ये रीजन है सारे के सारे इंक्रीज इन डिमांड के। प्राइस की बात नहीं होगी, उन प्राइस की बात नहीं होगी। डिक्रीज इन डिमांड के ये रीजन है, प्राइस की बात नहीं होगी, अदर फैक्टर्स की बात होगी। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहला सबसे जरूरी, रॉबर्ट गिफन ने गिफन पैराडॉक्स दिया था। उन्होंने, इन साहब ने, रॉबर्ट गिफन साहब ने गिफन गुड्स को एक्सप्लेन किया था। गिफन गुड्स वो गुड्स है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जिसका प्राइस बढ़ेगा
उसकी डिमांड घटेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। आप लोग अरे ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है, महंगा होता है लोग ज्यादा खरीदते हैं, भैया ये क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीज है जो महंगा हो गया तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, सस्ता हो गया तो लोग कम खरीदेंगे। यस, ऐसी चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वहां पे हम सीधे किसी एक गुड्स का नाम नहीं लेंगे, हम वहां पे कंपैरिजन में बात करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि डालडा हो गया और देसी घी हो गया, ठीक है। वैसे इन्होंने तो रॉबर्ट गिफन साहब ने तो ब्रेड का और मीट का एग्जाम्पल लिया था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लोग थे ब्रिटेन के, वो ब्रेड और मीट खाया करते थे लंच में, ठीक है, ब्रेड और मीट। तो ब्रेड एक तरीके से क्या हो गया, मतलब बहुत चीप हो गया, और मीट जो है वो बहुत महंगा सामान हो गया। तो वहां की सरकार ने क्या करा, ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। वहां की सरकार ने क्या करा, ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया। जैसे ही ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो आपको क्या लगता है, लोग मीट ज्यादा खाएंगे अब? बताओ, अगर 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 मान लो मारुति अपनी गाड़ी की प्राइस बढ़ा देगा तो लोग क्या, मर्सिडीज फरारी की सेल बढ़ जाएगी क्या उससे? नहीं बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे ब्रेड का प्राइस जब बढ़ा तो ब्रेड महंगा हो गया। तो अब लोगों ने बोला कि भैया हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए, वो तो हमको चाहिए ही चाहिए पूरा का पूरा। तो इन्होंने क्या किया, मीट का कंजप्शन थोड़ा सा और कम कर दिया और ब्रेड की डिमांड और बढ़ा दी। तो इस सिचुएशन में ये जो ब्रेड है ये एक इंफीरियर गुड्स भी है और ये एक गिवन गुड्स भी हो गया। क्योंकि देखो मीट थोड़ा सा कम खाएंगे तो इनके पास ज्यादा पैसा बचेगा ब्रेड खाने के लिए, तो रोटी से पेट भरेंगे। देखो मीट से तो पेट भरेगा नहीं, मीट ऑलरेडी महंगा है। डालडा घी और देसी घी, आपकी मम्मी हफ्ते में 5 दिन डालडा घी से दिया जलाती है और 2 दिन देसी घी से दिया जलाती है। अगर कल को डालडा घी का प्राइस बढ़ गया तो क्या वो 7 के 7 दिन देसी घी से दिया जलाएंगी? नहीं। तो वो क्या करेंगे, डालडा का प्राइस बढ़ गया तो ये जहां पे ये देसी घी से अब 2 दिन जलाते थे, अब वो देसी घी से 1 दिन जलाएंगे और वो 6 दिन जो है अब डालडा जलाएंगे। डालडा महंगा हो गया, लेकिन हम इसकी डिमांड को नहीं बढ़ा सकते, दूसरा वाला तो और ज्यादा महंगा है, ऑलरेडी बहुत लग्जरियस है। तो इसीलिए इस टाइप के गुड्स को क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स बेसिकली इंफीरियर गुड्स का ही एक पार्ट होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होता है जहां पे कंज्यूमर ज्यादा पैसे खर्च कर देता है। पार्ट ऑफ इनकम एंड डिमांड राइजेज विद इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड फॉल होगा प्राइस घटने से। लाइक जवार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब इसी कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट गिफन ने दिया था, इसको गिफन पैराडॉक्स बोलते हैं। ये अकेला ऐसा डायग्राम है पूरे सिलेबस में जिसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, प्राइस इतना डिमांड इतना, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस और बढ़ेगा डिमांड और बढ़ेगा, यानी कि गिफन गुड्स का जो डायग्राम है वो अपवर्डली स्लोपिंग बनता है। ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा है इग्नोरेंस। कई बार कंज्यूमर को पुराने प्राइस का नहीं पता होता। कई बार मम्मी आपको सब्जी लेने राशन के लिए भेज देती है, आपको पुराना प्राइस नहीं पता, तो ज्यादा प्राइस पे भी आप डिमांड क्या करते हो, ज्यादा करके आ जाते हो, तो नहीं पता। स्टेटस सिंबल, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, जो बेसिकली महंगा होगा आप तब भी खरीदोगे, तब भी डिमांड कम नहीं करोगे क्योंकि वो प्रेस्टिजियस गुड्स है। वो कोई किसी का ब्रेसलेट हो सकता है, किसी का डिजाइनर साड़ी हो गया, कोई एक ऐसी चीज आपके स्टेटस को शो कर रहा है, कोई महंगी गाड़ी हो गया, महंगा फोन हो गया, है ना, भले ही पैसे नहीं लेकिन आईफोन लेना है क्योंकि वो प्रेस्टिजियस गुड्स है। लाइक फैशन रिलेटेड गुड्स, जो भी फैशन रिलेटेड गुड्स होते हैं वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। महंगा होगा तभी लोग खरीदेंगे क्योंकि वो फैशन के लिए है ना। कोई माला हो गई, कोई नेकलेस हो गई, कोई भी फैशन रिलेटेड गुड्स हो गया। अगला है जो लाइफ के लिए जरूरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मेडिसिन हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, है ना, राइस वीट सॉल्ट, तो इन सब की भी क्या होगा, ये जरूरी है। तो भाई ऐसा महंगा हो गया तो नमक कम खा लेंगे सब्जी में डाल के, ऐसा नहीं होगा। सस्ता होगा तो नमक भर भर के खा रहे हैं, नमक की सब्जी बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अगला अर्जेंट डिमांड, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको अर्जेंट डिमांड होती है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और आपका पेन खो जाए तो वो पेन 100 रुपए का भी कोई देगा तो ले लोगे आप, 5 रुपए वाला पेन, क्यों, अर्जेंट है। शादी भी हमें खाना वाना बनता है या कुछ ऐसी सीजन की चीजें आती हैं जो सीजन में, मतलब जिस सीजन में नहीं मिलता, अर्जेंट डिमांड आपको चाहिए ही चाहिए भैया, तो आप कितना ही प्राइस देने के लिए तैयार हो, भले ही प्राइस ज्यादा होगा आप डिमांड ज्यादा करोगे, अर्जेंट है। तो अब ये तो ना कि बाराती को बिना सब्जी खिलाए भेज दोगे आप, तो महंगा होगा तो भी आप खरीद के करोगे काम को। दिस इज कॉल्ड अर्जेंट डिमांड, राइट। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, जहां प्राइस के बढ़ने से डिमांड बेसिकली नहीं घटता, ऊपर बढ़ जाता है या फिर वो सेम रहता है, वहां पे चेंज नहीं आता, इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। दैट्स इट। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से थियोरी ऑफ डिमांड रियल लाइफ के एग्जांपल देते हुए, डायग्राम ग्राफ को समझाते हुए क्लियर कट अच्छे से करा दिया। अच्छा लगा हो तो 2 लाइन जरूर लिखना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर 60। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ के आना, इस सारे टॉपिक को याद करके आना, ठीक है।